Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students of BS 5th semester. इससे पहले के लेक्चर में हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन जो है उनको डिस्कस किया, उनकी डेरिवेशन डिस्कस की और उनकी सिग्निफिकेंस जो है डिस्कस की थी। आज के इस लेक्चर में हम एक नई और बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक अप्रोच को डिस्कस करेंगे विच इज़ नोन एज क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है दैट इज कंसर्न्ड विद द चेंज इन फेजेस ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम में जो फेज चेंज होता है, दैट इज इफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स और इफ द सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड or if the solid is converted into gas. These changes are mostly studied thermodynamically by Clausius-Clapeyron equation. Clausius-Clapeyron equation से इन changes को आप thermodynamically study कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं, हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के हवाले से आज डिस्कशन करेंगे कि क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है। पहले हम क्लैपेरॉन इक्वेशन को डिस्कस करते हैं, फिर हम क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। क्लैपेरॉन इक्वेशन 1934 में साइंटिस्ट जिसका नाम क्लैपेरॉन था उसने डिराइव की थी। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब टेम्परेचर चेंज होता है सिस्टम का, और अगर सिस्टम में उसके सिस्टम के अंदर फेजेस मौजूद हैं, दो फेजेस मौजूद हैं और दो फेजेस के दरमियान इक्विलिब्रियम है, फॉर एग्जांपल आपके पास लिक्विड है और वेपर्स है और उनके दरमियान थर्मोडायनामिक केमिकल या थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है, the rate of conversion of the liquid into vapors is equal to the rate of conversion of vapors into liquid. ये दोनों इक्वल हैं, तब it means that the equilibrium has established, equilibrium है। लेकिन जब आप उनके ऊपर टेम्परेचर चेंज करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर चेंज करते हैं, तो उनके इक्विलिब्रियम की पोजीशन भी अफेक्ट होती है अकॉर्डिंग टू ले चार्टियस प्रिंसिपल के मुताबिक। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मेल्टिंग अ सब्सटेंस, जब आप किसी सब्सटेंस को मेल्ट कर रहे हैं उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाती है अगर हम टेम्परेचर को, उस सिस्टम के टेम्परेचर को चेंज करते हैं। साथ में अगर आपके पास लिक्विड जो है इट इज़ इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर्स, और अगर उसका टेम्परेचर जो है चेंज करते हैं तो उससे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को डिस्टर्ब करने से इक्विलिब्रियम जो है उसकी पोजीशन शिफ्ट होती है आया टू द बैकवर्ड और टू द फॉरवर्ड, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं अकॉर्डिंग टू चार्टियस प्रिंसिपल। अब हम इस टास्क को कैसे डिस्कस करें या इसको मैथमेटिकली कैसे हैंडल किया जाता है इस टास्क को, कि जब दो सिस्टम्स, जब फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टम दो फेजेस में मौजूद है तो उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, उसके इक्विलिब्रियम के जो दो फेजेस हैं, उस सिस्टम के जो फेजेस हैं मतलब टू फेजेस में एग्जिस्ट करता है और उन फेजेस में इक्विलिब्रियम है, और जब आप उसको उसके टेम्परेचर को चेंज करते हो सिस्टम के, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उस इफेक्ट को या उस इफेक्ट को हम मैथमेटिकली कैसे हैंडल करेंगे, उसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो जब सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में हो तो फ्री एनर्जी चेंज होती है, अकम्पेनिंग दैट प्रोसेस जीरो होती है। तो आपको ऑलरेडी पता है डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है फॉर अ सिस्टम दैट हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। इट मींस दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो फॉर द सिस्टम दैट हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम। So when the pressure and temperature of the system change, जब आप किसी सिस्टम के प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो फ्री एनर्जी चेंज होती है। इट इज़ गिवन बाय द इक्वेशन, उसको हम इस इक्वेशन से लिखते हैं। ये आप ऑलरेडी जो है इस इक्वेशन को डिराइव कर चुके हैं, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर्स में हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया था। दैट इज चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एंड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। ये इस तरह लिखी जाती है। ना सपोज करें कि आपके पास सिस्टम है वो टू फेजेस पर मुश्तमिल है, दो फेजेस हैं, जैसे आपको नीचे डायग्राम में बताया गया है कि टू फेजेस हैं। फॉर एग्जांपल फेज ए है और फेज बी है। फेज ए में उसकी फ्री एनर्जी G1 है और फेज 2 में इसकी फ्री एनर्जी G2 है एट टेम्परेचर T पे। ठीक है, नाउ आप क्या करते हैं, आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं फ्रॉम T प्लस डिफरेंशियल ऑफ T, दैट इज आपके पास टेम्परेचर में चेंज आती है, स्मॉल चेंज आती है, जिसकी वजह से फेज ए की गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो भी चेंज होती है फ्रॉम G1 टू G1 प्लस डिफरेंशियल ऑफ G1, और फेज 2 की गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो भी चेंज होती है फ्रॉम G2 टू G2 प्लस डिफरेंशियल ऑफ G2।
तो जो अबव इक्वेशंस हैं, जो ऊपर इक्वेशन है, उसको हम किस तरह लिख सकते हैं इन दो के लिए। ऐसी सिचुएशन के लिए जो इक्वेशन है अबव इक्वेशन, उसको लिखा जाता है डिफरेंशियल ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फेज 1 इज इक्वल टू V1, दैट इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इन फेज 1, फेज A, change in pressure minus S1, that is molar entropy of the substance in phase A, and change in temperature. Similarly, change in Gibbs free energy of the substance in phase B is equal to molar volume of the substance in phase B multiplied by change in pressure minus molar entropy of the system in phase B multiplied by change in temperature, differential of temperature. As the phase A is in equilibrium with phase B, that's why change in free energy is zero. That is differential of G is zero. So it means that G2 minus G1 is equal to zero because the system is in equilibrium. Similarly, if this is at temperature T, but if the temperature changes from T to T plus differential of T, then the same condition applies, क्योंकि उस केस में भी आपके पास equilibrium जो है establish रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब आप इक्विलिब्रियम को छेड़ते हैं या इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस लाते हैं, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को एडजस्ट करता है। तो उस केस में भी आपके पास इवन एट द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम जिसमें आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द फेज बी इज G2 प्लस डिफरेंशियल ऑफ G2 is equal to the free energy of the phase in the final phase A in the final state, that is माइनस G1 प्लस डिफरेंशियल ऑफ G1। एंड ये जो है इनकी जो आपके पास ये जो है इस केस में फाइनल इनिशियल स्टेट में गिब्स फ्री एनर्जी भी जीरो है, फाइनल स्टेट में चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी भी जीरो होगी, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे ही रहता है। नेक्स्ट, सिंस आप जानते हैं कि G2 minus G1 जो है वो जीरो है at equilibrium, so it means that if G2 minus G1 zero, then the differential of G2 minus differential G1 is also zero at equilibrium. So अगर इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो ये यहाँ पर आ जाता है। Putting the equations, पीछे equations अगर आपको याद हो, वो equation हम यहाँ पर put कर देते हैं, that is differential of Gibbs free energy and on in phase B इसको आप इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, that is V2 dP minus S2 dt, it's not dt and dp, sorry, it's dt। यहाँ पे उन्होंने मिस्टेक की हुई है, यहाँ पर ये जो है टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है, नॉट चेंज इन प्रेशर, इज इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल ऑफ प्रेशर माइनस S1 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल ऑफ टेम्परेचर। अब इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करते हैं तो वॉल्यूम की टर्म्स जो है वो साथ लिख लेते हैं और एंट्रोपी की टर्म्स साथ लिख लेते हैं, तो आपके पास इक्वेशन इस तरह आ जाती है। आपको पता है V2 माइनस V1 जो है वो डेल्टा V के बराबर है और S2 माइनस S1 जो है वो डेल्टा S के बराबर है। तो अगर आप इस डिफरेंशियल की टर्म जो है मतलब इसको इस dt को यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा S डिवाइडेड बाय डेल्टा V। But delta S is a molar entropy change when the phase A changes to phase B। ये molar entropy change है जब phase A phase B में change होता है, और अगर ये constant temperature पर होता है, ये phase change if it occurs at constant temperature, then we know that delta S is equal to delta H divided by T। ये तो आपको already पता है, that is phase change in entropy is equal to delta H divided by T, that is temperature। delta H is latent heat of transformation, ये latent heat of transformation, in case of vaporization it would be known as latent heat of vaporization, in case of melting it would be known as latent heat of melting, ठीक है, और in case of sublimation it will be known as latent heat of sublimation। So अगर इसको above equation में put कर दें तो आपके पास form आ जाती है equation की, that is differential of vapor pressure with respect to temperature is equal to delta H divided by T delta V। This equation tells us the rate of change of vapor pressure with temperature in terms of the heat of transformation, that is delta H, and temperature of the change of phase, that is T, and change in volume, that is delta V। This equation was first derived by Clapeyron in 1934, that's why it is known as Clapeyron equation। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। दिस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड टू एनी फिजिकल इक्विलिब्रिया, किसी भी इक्विलिब्रिया फिजिकल इक्विलिब्रियम इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, लाइक मेल्टिंग, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, जिसमें फेज चेंज हो रही है और उन फेजेस के दरमियान इक्विलिब्रियम है, तो उसके ऊपर किसी भी फेजेस दो सिस्टम के दो फेजेस हैं या दो से ज़्यादा फेजेस हैं, उसके मोस्टली जो दो फेजेस हैं उसके ऊपर हम इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है क्लैपेरॉन इक्वेशन एंड मेल्टिंग इक्विलिब्रियम को अगर थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करें
कि जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर दैट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, दैट वी नो दैट latent heat of transformation will be equal to latent heat of melting, that is delta H with a subscript m, and temperature will be equal to Tm, that is the melting point of the solid. Now melting point जो है liquid का melting point है. So ये आप ऑलरेडी ऊपर बताया गया है. अब इसको अगर आप उसमें अबाव इक्वेशन में पुट कर दें इसको इन टर्म्स को, तो आपके पास जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से आ जाती है. ये देख सकते हैं, देखिए, that is differential of pressure with respect to temperature, vapor pressure with respect to temperature is equal to delta Hm divided by Tm delta V, where delta Hm is the heat, latent heat of melting, Tm is a melting point, and delta V is equal to Vl minus Vs, where Vl is a molar volume of liquid and Vs is a molar volume of solid. So we can write this equation as dP, differential of vapor pressure with respect to temperature, is equal to delta Hm divided by Tm into Vl minus Vs. According to this equation, we know we can find out the rate of change of vapor pressure with respect to temperature when the process of melting is taking place. This equation can also be written as, इस equation को इस तरह भी लिखा जाता है, इसको invert करते हैं, इसको उल्टा करते हैं, तो ये equation इस तरीके से आ जाती है. This equation gives us the variation of melting with respect to pressure. यहाँ पे melting point की जो variation है with respect to pressure इस equation की आपको बताती है. अब हम आते हैं Clausius-Clapeyron equation की तरफ. अगर आप कंसिडर करें कि 1 मोल ऑफ लिक्विड जो है इट इज इन इक्विलिब्रियम विद 1 मोल ऑफ द वेपर ऑफ द सेम लिक्विड, अगर 1 मोल ऑफ लिक्विड जो है वो अपने ही वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम में है, 1 मोल ऑफ वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो क्लापेरॉन इक्वेशन को आप इस तरह लिख सकते हैं, दैट इज डिफरेंशियल ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा एच वी. वी मींस दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन divided by Tv into V with a subscript V minus V with a subscript L. Like Tv is a boiling point of the liquid, where V with a subscript V is a molar volume of vapors and V with a subscript L is a molar volume of liquid. जैसे कि यहाँ पर हम उन्होंने चीज़ें इंडिकेट की हुई हैं, that is on the right hand side all these terms are related with the liquid and vapors. ये vapors और liquids के साथ related terms हैं. Tv boiling point है, VL जो है it's a molar volume of liquid, V is a molar volume of vapors, and delta HV is a latent heat of vaporization. इक्वेशन 1 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अगर आप कंसिडर करें कि आपके पास जो 1 मोल ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड है, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द 1 मोल ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेपर्स. क्योंकि आपको पता है कि वेपर्स का वॉल्यूम जो होता है वो लिक्विड से बहुत ज़्यादा होता है, तो आप जो है 1 मोल ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड है इसको डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट कर सकते हैं in comparison to the 1 mole of in comparison to the volume of 1 mole of vapors. तो इस केस में आपके पास जब VL को आप नेग्लेक्ट करें, जीरो की कंसिडर बराबर कंसिडर कर लें, तो ये आपके पास इक्वेशन इस तरीके से आ जाती है. But T is a boiling point of the liquid. अब सपोज करें कि वेपर्स जो है लिक्विड के ओबे आइडल गैस इक्वेशन, या आइडल इक्वेशन को या आइडल गैस इक्वेशन को ओबे करते हैं, तो वी नो दैट for 1 mole of ideal gas equation, for 1 mole ideal gas equation can be written as PV is equal to RT. So volume of the 1 mole of vapors is equal to RT divided by P. तो इसको अगर आप above equation में put कर दें,